students, welcome back to your own channel CS Hirengeria, and I am your teacher Manaji Pallavi with another video. Writing skills very important. Writing skills में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि writing skills चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी अदर लैंग्वेज हो, उसमें मार्क्स ज़्यादा तब आता है जब आप उसे बहुत अच्छे से लिखते हैं, इसलिए कहा जाता है स्किल्स. सो टुडे हमारा जो 3.1 चैप्टर है उसे हम करेंगे. 3.1 चैप्टर आपका समरी राइटिंग है. तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 3.1. 3.1 है समरी राइटिंग. क्या होता है समरी राइटिंग? समरी मतलब कोई चीज़ जो बड़ा सा है उसे हम शॉर्टन करके लिखते हैं या छोटा करके. एग्जाम्पल, अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी में क्या है? क्या आप पूरे मूवी को बताओगे, पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे? नहीं, आप वही इम्पोर्टेंस बात बोलोगे मूवी के रिलेटेड जो उसमें दिया गया है, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, चाहे उसका थीम हो, चाहे उसका इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल फैक्टर हो. उसी तरह यहाँ पर भी आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको समरी लिखना है. अब उसके भी डूज एंड डोंट्स है तो वो हम आगे देखेंगे. उसके पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी. ये 3 मार्क का है आपका, जिसको आप लूज़ ना करें. कैसे आप उसको गेन कर सकते हैं और क्या प्रॉफिट हो सकता है आपका वो 3 मार्क्स, क्योंकि देखा है आपने 1 मार्क के लिए भी आपका परसेंटेज कम हो जाता है. तो हमको पता है कि हम इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं इस स्किल को और एनहांस करें. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. समरी राइटिंग. सो ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट इज़ वन ऑफ द काउंटलेस मैक्सिमम कॉइन्ड बाय विलियम शेक्सपियर. अब ब्रीविटी का मतलब क्या होता है? इन ब्रीफ. कोई भी बात आप ब्रीफ में लिखते हो उसको बोलते हैं ब्रीविटी. कोई भी चीज़ बड़ा है पर उसको छोटा कर रहे हो, पर कैसे? आप सारी चीज़ें बातें उसमें नहीं लिख सकते हो, राइट? अब पढ़ते हैं. इट इज़ रेलिवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग. तो रेलिवेंट है स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग, दोनों बोला. स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग. अब आप इस बात को समझें कि जब भी आप, जैसे मैंने कहा, आप कोई मूवी देख के आते हैं तो क्या आप पूरे 3 आवर्स का मूवी या 2.5 आवर्स का मूवी पूरा स्टोरी बोलते हैं? आप 10 या 15 मिनट्स में ख़त्म कर देते हो. कभी कभी लोग तो सिर्फ 5 मिनट में बोल के ख़त्म कर देते हैं. द आर्ट ऑफ सेइंग द स्टोरी, राइट? महाभारत, रामायण, गीता, ये जो बड़े बड़े एपिक्स हैं हमारे, ये हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स कितने अच्छे से शॉर्ट में हमको समझाते हैं. तो दैट इज़ नोन एज समरी. अब इन्होंने क्या कहा? स्पीकिंग एंड राइटिंग दोनों में ये इम्पॉर्टेंट है. ब्रीविटी और कंसियसनेस इज द कटिंग ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स वाइल कन्वेइंग एन आइडिया. मतलब जो वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है उसको हम कट शॉर्ट करके और वो 1 वर्ड जिसको बोलते हैं वो करके डाल देते हैं, राइट? इट एम्स टू एनहांस कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मतलब अननेसेसरी चीज़ जो है उसको निकाल दे के जो नेसेसरी चीज़ है उसे रखना. विदाउट ओमिटिंग इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रख के बाकी सारी चीज़ों को निकाल देना. Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principles of writing. Writing का जो स्किल है उसी से बहुत सारे लोग जो बड़ी चीज़ों को छोटे में कर देते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके बोल देते हैं, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है वो सारी चीज़ों से, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग समरी. इट्स अ आर्ट. To speak what is required and to write what is necessary is requisite towards development of language skill. आपका लैंग्वेज स्किल कब अच्छा होता है? जब आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझा देते इन मिनिमम टाइम, वेदर इट इज़ इन राइटिंग, वेदर इट इज़ इन वर्बल. तो राइटिंग और वर्बल के जो वर्ड्स होते हैं, जो आप वर्ड्स वोकैब्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब आप इंग्लिश की बात आती है तो आपको पेपर इंग्लिश में लिखना है, तो वर्ड्स भी आपको इंग्लिश में एम्बेड करना है, दिमाग में इंग्लिश में रखना है वर्ड्स को. तो जितना ज़्यादा आप वर्ड्स को इंग्लिश में याद करेंगे, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, उतना ही ईजिली आप अपने पेपर्स लिख सकते हो, स्पेशली राइटिंग स्किल्स.
क्योंकि आपके राइटिंग स्किल्स भले ही 2, 3, 5, 4 मार्क्स के हो, बट वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और इसी से ही आपके पेपर में मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होती हैं। सो लैंग्वेज स्किल्स भी ऐसी चीज़ है, अगर आप समरी राइटिंग करने आ गया, आपको कोई चीज़, बड़ी चीज़ को शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट थिंग्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तब जाके आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, वेदर इट इज़ रिटन, वेदर इट इज़ इन वर्बल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन। रिटन एक्सप्रेशन में भी ब्रीफ होना चाहिए, बट ब्रीफ का मतलब ये नहीं है कि जो भी पैसेज दिया है उसी को कॉपी पेस्ट करके लिख दो, उसी में से लाइंस को कॉपी कर दो, ऐसा नहीं होता है। टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड, जो मेन पॉइंट्स होता है उसी को आप रिकॉर्ड में लिखेंगे, ना कि अलग से अपना कुछ इनपुट डालेंगे या तो फिर सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। इज़ द समरी राइटिंग स्किल एंड दैट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो राइटिंग स्किल्स होगी, चाहे वो नॉवेल्स के रिलेटेड हो, चाहे वो अप्रिशिएशन आपके पोम्स के हो, या प्रोज के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन हो। जब हम नॉवेल्स करेंगे तब आप समझोगे कि कितने ज़्यादा राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉवेल्स तो इतने बड़े बड़े हैं, अगर आपको समराइज़ करने बोले नॉवेल्स को, उसको आपको समराइज़ करना पड़ेगा। बट नॉवेल्स तो फिर भी आप जानते हो वो आपके सीन पैसेज का है, बट अब जो अनसीन वाला है उसे तो आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन चलाना पड़ेगा। समराइजिंग हैज़ अ डेफिनेट पर्पस। द पर्पस ऑफ समरी इज टू गिव टू रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। कभी कभार आपने देखा है जो मूवीज़ होते हैं उसके ट्रेलर्स आते हैं, ट्रेलर्स में आपकी पूरी मूवी का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो थीम होता है या सेंट्रल आइडिया होता है, वो बताया जाता है। रिसेंटली बहुत सारे मूवीज़ आए हैं जिसके बहुत इंस्पिरेशनल है, बायोग्राफीज़ है, उसमें आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली ये कैरेक्टर करने क्या वाला है या वाली है, तो आपको पहले ही थोड़ा एक आइडिया आ ही जाता है। उसी तरह समरी रिटन का मतलब होता है कि आप जब वो स्टोरी पढ़ेंगे या कोई भी चीज़ ऐसा पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन, उसके पहले ही आपको ग्रेट नॉलेज अबाउट द ओरिजिनल पता चल जाता है कि या ओके ये इसका थीम या सेंट्रल आइडिया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द समरी रीस्टेट्स मतलब फिर से बोलना, वापस से दोहराता है, ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट और अ लेक्चर विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स और डिटेल्स सच एज डेट्स, नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक। जैसे समझो आज आपको मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो आपको डेट समर नहीं पता होगा कौन से डेट पे किया है, आपको ये चैनल का सिर्फ नाम पता है, CS हिरनगेड़िया, बाकी उसमें चैनल की टीचर का नाम मैनेजी पल्लवी, बाकी आप क्या बोलोगे कि आपको 3.1 समरी सिखाया गया। क्या आप सारी चीज़ें बोलोगे? टीचर्स ने कौन सा कलर का ड्रेस पहना था, टीचर ने क्या किया था, टीचर ने इसके बाद क्या बोला था, उसके बाद क्या किया था, हैंड्स कैसे मूव किया था, ये सारी बात तो नहीं बोलोगे आप सिर्फ ये बोलोगे कि 3.1 समरी था, उसमें इस चैनल में इस टीचर ने ये सारी चीज़ें बताई, तो यू विल गिव द सेंट्रल आइडिया, राइट? यू वोंट राइट एवरीथिंग। तो जब भी आपको मार्क्स स्कोर करना है तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना ब्रेन यूज़ करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके जो विल क्लीन इट अप, डूज ऑफ समरी राइटिंग। पहले हम देखेंगे कि डूज कैसे करें। डूज मतलब क्या है? जो चीज़ आप यहाँ पे करना है, डूज इज समथिंग यू हैव टू डू इट। डूज एंड डोज बोलते हैं ना, डोंट डू दिस, डू दिस। तो क्या करना है आपको? डूज ऑफ समरी राइटिंग, रीड एंड री रीड द पैसेज। क्योंकि ये अनसीन पैसेज है तो आपको 2-3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ लें। टाइम दिया जाता है, आप घाई ना करें, एंजाइटी ना करें, वरी ना करें, आराम से पैसेज को पढ़ें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़े पैसेज को। अंडरस्टैंड, पैसेज जब आप पढ़ रहे होंगे तब आप उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने का मतलब उनको समझे कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। समटाइम पैसेज एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा होगा, या समटाइम्स देखा होगा आप मेडिसिन्स के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर एनवायरनमेंट को बचाओ इसके बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बारे में, चाइल्ड मैरिज, ये ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं, उसके बारे में कोई पैसेज दिया होगा तो उसके बारे में बात करते। जैसे देखा जाए तो 12th का जो इंग्लिश पेपर है उसमें
ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्ड अनसीन पैसेज नहीं आता है। रेयरली अगर 100 में से 1% आया होगा, बट 99% नॉर्मल होता है। तो आप उसको पढ़ोगे तो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि पैसेज किस बारे में, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग। रीड द इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह रीड करें कि क्या पूछ रहा है पैसेज, क्वेश्चन में क्या है और क्या जानना चाहता है। इंस्ट्रक्शंस को जैसे आप फॉलो करोगे वैसे वैसे आपको मार्क्स मिलता रहेगा। अगर आप मार्क्स 3 में से 3 लाना चाहते हो तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, प्लस आप जो भी चीज़ें यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो भी समरी होगा वो पैराग्राफ में नहीं होगा, एक ही साथ लिखना है आपको। यू कैन नॉट मेक पैराग्राफ बनाओगे तो आपका वो समरी नहीं कहलाएगा। समरी स्टार्ट टू एंड एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ्स आए वैसे नहीं होने चाहिए आपके पूरे उसमें, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज। जैसे मैंने बताया किसी सेंट्रल आइडिया थीम होगा, जैसे मैंने बताया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ वाला जो आंदोलन है, जो स्लोगन है, उसमें अगर वो लिखा होगा तो आप उसके बारे में अगर दिख रहा है कि आप वो बार बार वही आ रहा है, तो आपके एक दिमाग में एक आइडिया आ गया कि ये इस बारे में है, तो आप उसको अच्छे से पढ़े और जो मेन पॉइंट है वो अपने लैंग्वेज में लिखे, ना कि उसको कॉपी पेस्ट करें। गॉट इट? आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है, हम रीड करते रहते हैं बट हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन पूछेंगे, यानी मेकिंग क्वेश्चंस होता है ना। हम क्वेश्चन अभी लिखो, कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स, व्हाट शुड वी गेट कनेक्टेड विद, तो यूजिंग लिंकर्स, लिंक करना एक दूसरे से। उसी तरह आप भी वहाँ पे जो चीज़ें, जो पैराग्राफ दिया रहेगा आंसर, उसको लिंक करने की कोशिश करें या आस्क क्वेश्चन। अब देखें कि ये इससे ज़्यादा लिंक हो रहा है, अच्छा ठीक है ये ऐसा है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, जागरूक इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि बेटियाँ पढ़ाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब लिंक करके उसे हम लिखेंगे। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन। एक बड़ा सा सेंटेंस को आप शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। देखिए हम आगे करते हैं उसे। कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स। जैसे मैंने अभी बताया, एक लिंक से दूसरे, जैसे एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके ग्रोथ के लिए ग्रोथ, फिर इन्फॉर्मेशन कुछ और चीज़ के लिए आप इन्फॉर्मेशन दें, फिर उसको कनेक्ट करें किसी और चीज़ों से। अपने पैरों पे खड़े रहने से एजुकेशन अगर वो करेगी तो अपने पैर पे खड़े हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं, चलो लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद समझो कुछ ऐसा हो गया जिसमें उसको कमाना पड़ रहा है। अभी लॉकडाउन में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए रहेंगे। तो जहाँ पे पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन नहीं होता तो कैसे लड़कियाँ आज घर संभालती, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे तो लड़कियाँ ही हैं। तो उसी तरह यहाँ पे आपको वो लिंक करना है, एक दूसरे से लिंक करके आप अपने लैंग्वेज में लिखना है, ना कि उसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द की सेंटेंसेस। जब आप की सेंटेंसेस देखते हैं, जो मेन वर्ड्स, उसमें बड़े वर्ड्स के फ्रेजेस और बड़े सब रहेंगे, उसको शॉर्टन कर दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इसका शॉर्ट वर्ड क्या है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखोगे। जितना ज़्यादा आप समरी लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आदत हो जाएगी कि समरी को किस तरह लिखते हैं। अपने वर्ड्स को, आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे, प्लस आप फ्रेजल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टन वर्ड्स ही वन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका लैंग्वेज स्किल एनहांस होगा, अच्छा होगा, और आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि लिटरेचर है तो कोई भी लिटरेचर में फुल मार्क्स नहीं मिलता है, पर ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि इम्पॉसिबल हो। तो ये आप पॉसिबल कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आप कैसे करोगे, कोई स्टोरी ले लीजिए, कोई मूवी ले लीजिए, उसका एक शॉर्टन कर दीजिए और एक समरी बना लीजिए। आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये ईजी पड़ जाएगा। पर जो अनसीन होगा उसी से कीजिएगा, सीन वाले नहीं, अपने टेक्स्ट बुक में से नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का तो ऑलरेडी आपको पता है स्टोरी, तो इट इज़ वेरी इजी टू राइट। बट व्हेन यू राइट एन अनसीन वन, दैट हेल्प्स यू बेटर, बिकॉज एग्जाम में तो अनसीन ही आएगा, सीन पैसेज नहीं आएगा, राइट। ओमिट डिटेल्स।
जो डिटेल ओरिएंटेड रहेगा उसको ओमिट कर देना है, उससे ज़्यादा डिटेलिंग करना ही नहीं है। जैसे नेम है, प्लेस है, टाइम है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी है, वो मेन उसमें आता है, समरी में नहीं आता है। अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने कहा अपने डूज एंड डोंट्स नहीं डालने हैं उसमें, अपना कोई भी ख्याल या अपना कोई एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं डालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड, पैसेज रिलेटेड ही पॉइंट टू पॉइंट लिंक करना है। आप अपनी ये नहीं रख सकते हो, एडवाइस एंड ओपिनियन वहाँ पे समरी में नहीं रख सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट, डोंट। अब हम डोंट्स क्या होता है, डूज तो हम कर चुके, हम डोंट्स देखेंगे। डोंट्स में क्या है, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ओके, इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड भी नहीं करना है, ऐड भी नहीं करना है, कमेंट भी नहीं करना है और गिव एग्जाम्पल्स भी नहीं करना है आपको, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एन आर्टिकल यहाँ पे। तो अभी आप क्या इंक्लूड करोगे, क्या एक्सक्लूड करोगे, ऐड करोगे, कमेंट करोगे। जैसे मैंने बताया कि अपने जो विचार है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। एक्सक्लूड क्या करना है, जो चीज़ वहाँ पे है अननेसेसरी, जैसे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, उसी को नहीं लेना है। ऐड क्या करना है आपको, वर्ड्स, ओनली वर्ड्स ऐड करना है, बाकी कुछ आप ऐड नहीं कर सकते हो। एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड नहीं कर सकते हो, एक्स्ट्रा थॉट्स, एक्सप्रेशंस ऐड नहीं कर सकते हो। कमेंट, अपना खुद का कमेंट, आपकी राय, आपकी कमेंट, कोई भी कमेंट उस पर नहीं कर सकते हो। और एग्जाम्पल्स भी आप अपना टेक्स्ट अगर पैसेज में है तो ठीक है, पैसेज में नहीं है तो एग्जाम्पल्स भी, ऐसे भी समरी में एग्जाम्पल्स नहीं दिया जाता, ठीक है। लेट्स सी, लेट अस एज एन एग्जाम्पल, ओके ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एन आर्टिकल फॉर समरी, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया लोगों में, कुछ लोग एक्चुअल में लर्न नहीं कर पाते हैं, उनकी डिसेबिलिटी होती है। इसका मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या वो अलग है, कुछ वो यूनिक है, वो स्पेशल है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक आपका पैसेज है, हम देखते हैं इस पैसेज को कैसे उन्होंने शॉर्टन किया है। एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एन आर्टिकल फॉर समरी, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको LD बोला जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में है, is an umbrella term for a wide variety of learning problems. What do you mean by umbrella term? इसको umbrella इसलिए बोलते हैं कि इसके नीचे बहुत सारे डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, जिसको हम कहेंगे LD, यहाँ पे ये पुरानी लिखेंगे हम LD, तो इसके नीचे बहुत सारे हैं जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। स्मार्ट एज एवरीवन, सो वी गॉट दिस, Children with learning disorders might be labeled as slow learners. Okay? Slow learners बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि वो शायद टीचर एक्सप्लेन करती है तो उनके दिमाग में वो बात एक बार में नहीं जाती, 2 बार 3 बार, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअलाइजेशन ज़्यादा पसंद करते हैं, मूवी या वीडियोज़ में देखेंगे तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे खाली रीड करके ही वो समझ जाते हैं। कुछ बच्चों को खेल खिलौने या प्रोजेक्ट वे में हमको सिखाना पड़ता है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के, तो जो यूनिक वे होता है वो हमको अपनाना पड़ता है क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। तो स्लो लर्नर्स हम उसको बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे बच्चों से तो काफ़ी पीछे चलते हैं, बट दे आर एज स्मार्ट एज एवरीवन एल्स। बट बच्चों में अगर कोई स्लो लर्नर है तो वो कुछ और चीज़ में बहुत माहिर होगा, स्पोर्ट्स में होगा, आर्ट्स में होगा, पॉटरी में होगा। आर्ट्स में तो बहुत सारे फील्ड्स है, पॉटरी में होगा, कोई माइथोलॉजी में बहुत ये हो गए। मैं कितने बच्चों को देखा है, वो पढ़ाई में बैठे बैठे आप उनको बोलो पढ़ने, वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चलते फिरते वो रीडिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं। एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे आप कि 10 on 10 आएंगे, बट बच्चे लाते हैं। तो उन बच्चे स्पेशल होते हैं, दे आर लाइक अस ओनली, लेकिन उनका जो स्मार्ट होता है ना, स्मार्टनेस होता है, हमसे अलग होता है। हम भले उसे स्लो लर्नर बोल दे या LD बोल दे या एक टैग चिपका दे, पर वो हमसे बेहतर होते हैं। दे जस्ट नीड टू बी टॉट इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट कंडुसिव टू देयर लर्निंग स्पीड एंड लेवल। मतलब हम जैसे पढ़ाते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप वीडियोज़ में देखते हो, अपने लेक्चरर से लेक्चर लेते हो, क्लासेस जाते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। उन बच्चों को इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उनको एक स्पेशल तरीका चाहिए रहता है जिसमें वो हमसे भी ज़्यादा माहिर होते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं और हमसे भी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं।
Observation of a child over a period of time by parents at home and and teachers in school can provide valuable information about the way a child is able to learn and function in all the ways that he should be able to at his age and level. अब ये ऑब्जर्वेशन कब होता है? जब पेरेंट्स एंड टीचर्स देखते हैं कि ओके इस बच्चे में पढ़ने का जो तरीका है वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है, ये यूनिक है, ये स्पेशल है, इसे पढ़ाने का कुछ अलग टैक्टिस या तरीका ढूंढना पड़ेगा. There may be certain apparent problems while reading, writing, listening, speaking, reasoning and dealing with maths. ये जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों में होगा कि वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको वो वर्ड्स जितने भी आपने सिखाया होंगे तो वर्ड्स नहीं समझ में आएगा, या तो फिर अल्फ़ाबेट्स को वो पहचान नहीं पाते, या तो फिर वो उल्टा लिखते हैं, 6 को उल्टा लिखेंगे, डी को बी करेंगे, बी को डी करेंगे. तो उनका जो सिखाने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. उनका ग्रैप्सिंग भी पावर जो होता है, जो उनकी सीखने की क्षमता भी वो डिफरेंट होती है. राइटिंग में कुछ बच्चे राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उल्टा लिखेंगे, उसको बोलते हैं मिरर इमेज, मिरर जैसे आईने में उल्टा दिखता है वैसे लिखेंगे वो. लिसनिंग में भी कुछ बच्चे आपको लगेगा वो सुन नहीं रहे लेकिन बैठे वो सारी चीज़ें सुनते हैं, जो उनको सुनना होता है वो बराबर सुन लेते हैं. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं. कुछ बच्चे स्पीक नहीं करते, मतलब उनको बोलना पसंद नहीं होता, या तो फिर उन्हें ऐसा इन्फिनिटी होगा, या तो कुछ और बात होगी जो हमको ढूंढना पड़ेगा. तो रीजनिंग एंड डीलिंग विथ मैथ्स भी होता है, वो काउंट नहीं कर पाते. जितना भी आप नंबर भी उल्टा लिखेंगे, 4 को भी उल्टा लिखेंगे, 6 को भी उल्टा लिखेंगे, तो वो नेचुरल है. तो वो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? Once these problems are identified, it is time for investigation. एक बार आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, कौन से प्रॉब्लम ओके, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम के डिवीजन होते हैं, वो अलग अलग विभाग में डाला जाता है. जैसे जिसकी स्पीकिंग है तो उनको स्पीच थेरेपी दिया जाता है, जिनकी राइटिंग है उनको अलग से उनका ये होता है, उनकी काउंसलिंग्स भी होती है. तो डिफरेंट काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को ऐसा लगता है कि काउंसलिंग करना यानी लोग पागल हैं, पर ऐसा नहीं होता. काउंसलिंग का मतलब उनकी तकलीफ़ क्या है वो जाने, या उनका जो रीज़न है क्यों वो लैक हो रहे हैं, क्यों वो पीछे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, या रीडिंग में स्लो क्यों है, या मिरर इमेज क्यों देख रहे, उसका एक कॉन्सेप्ट निकालते, फिर उनका वो एक प्रोसीजर शुरू होता है. नॉर्मल है वो, इसमें कोई बैड इंटेंशंस नहीं होते, वो नॉर्मल है. नॉर्मल लोग ऐसे करते हैं. काउंसलर्स भी उनको हेल्प करते हैं, टीचर्स भी हेल्प करते हैं, इवन पेरेंट्स आजकल के बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए और इस पर ध्यान देते हैं. It is important in order to clarify specific learning disorders and also rule out an other issue affecting the students' educational progress. सिर्फ लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि उसको पढ़ाई में इच्छा नहीं है. हो सकता है कि घर क्लास में उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसलिए उसको इच्छा नहीं हो रही है, या फिर उसकी इच्छा किसी और चीज़ में है, जैसे ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो वो इंटरेस्ट पढ़ाई में भी डेवलप करने के लिए या किसी चीज़ में भी डेवलप करने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है. तो पहले हम बीमारी को पकड़ेंगे फिर दवाई देंगे ना, तो ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये सिर्फ एक स्पेशल थिंग है जो अलग लोगों का अलग होता है. जैसे आइंस्टाइन अलग थे, स्कूल तो कभी गए नहीं, पर ही वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, राइट. इन्वेस्टिगेशंस में रिवील वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स लाइक दिस. अब ये जो डिसऑर्डर्स है, डेलेक्सिया का डिसऑर्डर्स है जो रीडिंग में प्रॉब्लम होता है. डिस्ग्राफिया जो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, उनको अल्फ़ाबेट्स में प्रॉब्लम होता है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ है वो समझ में नहीं आता. अभी ये कैलकुलिया बोल दिया तो कैलकुलेटर हो गया, राइट. तो ये मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, उनको काउंटिंग में प्रॉब्लम होता है. Specific reading disability, auditory processing disorder, then ADHD, auditory processing disorder, also known as central auditory processing disorder, is a condition that affects the sound and travels unimpeded through the ear, is processed and interpreted by the brain. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे. तो आप देख रहे हो समरी किस बारे में है. अब इतने साल में आपको समझ में आया समरी किस बारे में, इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि समरी इसके बारे में है, कि जहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ क्या इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड लर्न. ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. डिस्कैल्सिया इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स
that affects a person's ability to understand numbers and learn math, science and symbols, while dysgraphia affects a person's handwriting abilities and fine motor skills. पेंसिल पकड़ना या फिर उल्टा लिखना हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है. Then dyslexia is a learning disorder affecting reading and language based processing skills like reading fluency, decoding, recall, writing and sometimes even speech. यानी आप देख रहे हो ये एलडी के ही बारे में बात कर रहा है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ही ये पूरा पैसेज बात कर रहे हैं. Many aspects of speaking, listening, reading, writing and arithmetic overlap and build on the same brain capabilities. It is not surprising that people can be diagnosed with more than one learning disability. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिसेबिलिटी हो, लोगों में बहुत सारे डिसेबिलिटी होते हैं. कोई मैथ्स और इंग्लिश में नहीं अच्छा होता तो कोई साइंस में अच्छा नहीं होता, तो कोई मैथ्स साइंस में अच्छा नहीं होता. कोई हिंदी में बहुत माहिर होता है लेकिन हिंदी बोलने नहीं आती. कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता है लेकिन बोलने नहीं आती. तो इट्स नॉर्मल. तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, राइट. Now, to understand the language underlies learning to speak. Therefore, any disorder that hinders the ability to understand the language will also interfere with the development of speech, which in turn hinders the learning to read and write. जैसे मैं पहले भी बोलती थी कि मुझे हिंदी इतनी अच्छे से बोलने नहीं आती, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. बट नाउ डेज जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में चलता रहता है हिंदी वर्ड्स कि इसके बाद कौन सा वर्ड बोलना है, बिकॉज आई स्टार्टेड डेवलपिंग इट. लेकिन एंड ऑफ द डे पेपर इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही सोचना चाहिए. लेकिन जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन आप समझ रहे हो, फिर आप उसको इंग्लिश में लिख के समराइज कर रहे हो तो बात अलग है, राइट. अब यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान को हिंदी नहीं आती तो वो हिंदी में लिख नहीं सकता या हिंदी समझ नहीं सकता. ज़रूरी नहीं है जो इंग्लिश बोल नहीं सकता तो वो इंग्लिश लिख नहीं पाएगा. इट इज़ द प्रॉब्लम, इनर प्रॉब्लम. कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या तो कभी किसी के लोगों के प्रेशर में कि नहीं शायद ये नहीं बोल पाएगा या बोल पाएगी. तो वजह बहुत सारी हो सकते हैं. तो वजह को ढूंढना हमारी पहला काम है. हम वजह ढूंढेंगे, उसके बाद उसकी दवाई करेंगे, राइट. अभी ADH है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत अटेंशन फ्रीक होते हैं. जैसे पेरेंट्स होते हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं ना कि फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके बाद सेकंड चाइल्ड आता है, तो ये ADH इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट चाइल्ड में. द रीज़न बिहाइंड कि पहले तो बहुत अटेंशन मिलता है पेरेंट्स से, उसके बाद जैसे सेकंड बेबी आ जाता है तो बच्चे लोग को ऐसा लगने लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अस, दे आर इग्नोरिंग अस, हमको इग्नोर कर रहे हैं. तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम अटेंशन पाने के लिए हम उल्टे सीधे काम करना शुरू करते, या पढ़ाई नहीं करेंगे या कुछ और मस्ती करके आएंगे या कंप्लेंट्स आएगा, सो दैट द पेरेंट्स गिव मोर अटेंशन टू द चाइल्ड. सेम वे हम स्कूल में भी ऐसे करते हैं. तो जब स्कूल में टीचर्स हमको ज़्यादा फेवर करती है या हेल्प करती है और अचानक टीचर किसी और बच्चे को देखने लगते तो हम टीचर्स के साथ भी ऐसे करते हैं. तो दीज पीपल आर नोन एज ADH. पर उसके भी रेमेडीज होते हैं. इंक्लूड्स डिफिकल्टी इन स्टेइंग फोकस एंड पेइंग अटेंशन, रेस्टलेसनेस, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर. कहाँ होता है, क्या करते हैं हम क्या करते हैं, फोकस नहीं रहते, यानी कंसंट्रेशन नहीं होता हमारा. हम पेइंग अटेंशन, कोई भी चीज़ में फोकस नहीं है तो कंसंट्रेट कैसे करेंगे. उसके बाद होता है रेस्टलेसनेस, एक जगह पे बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ फिडलिंग करते रहेंगे, बाल गिरते रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होता, कभी भी कैसे भी हम बात कर लेंगे, कैसे भी उठेंगे बैठेंगे, मतलब वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आवर बॉडी. Now let's see the another paragraph. तो आप देख रहे हो ये पैराग्राफ जो है, ये जो पैराग्राफ्स है ये कैसे इसको कैसे समरी करेंगे, हम कैसे समराइज करेंगे. देयर आर मेनी अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज. देखिए वापस से ये लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट. दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल क्लासरूम स्कूल लेवल. Such problems can be solved as a great extent using various methods and treatments if diagnosed at an early stage. अब यहाँ पे देखिए ये डायग्नोस की बात, जो डायग्नोस की बात भी कर रहा है और ये LD की भी बात कर रहे हैं. मतलब द होल कॉन्सेप्ट इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ टू डायग्नोस और हाउ टू हेल्प द LD, राइट. लेट्स सी. Inclusion in education is one of the ways to solve the problem of children with learning disorder. तो एजुकेशन एक वाइटल पार्ट है. वाइटल इज इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है. आप अगर एजुकेशन को इन्वॉल्व करते हो इसमें, इस सारे चीज़ों में, तो उसका एक अलग ही इम्पॉर्टेंस होता है उसके लाइफ में. चेंजिंग लर्निंग डिसऑर्डर्स वालों के
The ways of solve the problem children with learning disorder in a mixed ability classroom. आप उसको अलग से बिठा दोगे तो फिर वो वैसे ही करेगा, लेकिन जैसे ही आप उनको मिक्स्ड क्लास में बिठाओगे ऑल विथ ऑल द नॉर्मल चिल्ड्रन विद हु आर नॉट LD, तो वो अलग से बिहेव करने लगेगा उनको देख के, राइट? With effective teaching methods and conducive environment, a child with learning disability, देखिए again learning disability, can progress in not only education but also social interaction. Implementation of inclusive classroom may vary but the purpose will be achieved. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्लासरूम, मतलब उन्होंने क्या कहा, हर स्कूल का अलग वे, अलग मेथड होता है ऐसे बच्चों को ग्रूम करने का या क्लासरूम में इन्वॉल्व करने का। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो LDs नहीं होते या स्लो लर्नर्स नहीं होते, उनके साथ ऐसे स्लो लर्नर्स को बिठाते हैं ताकि वो उनको देख के सीखें। लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हम ऐसी बात करते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसे बच्चे बैठेंगे तो उनको ऐसा लगता है बच्चे एलियन है या फिर हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो बच्चे हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे भी ज़्यादा उनका जो सोचने का जो पावर होता है, वो स्किल्स होते हैं बहुत अच्छे। उनके मोटर स्किल्स भले ही थोड़े कमज़ोर होते हैं बट दे आर वे बेटर देन व्हाट वी आर। हम जो नहीं कर पाएंगे वो कर लेंगे 1 सेकेंड में। सब स्कूलों, कॉलेजेस, एवरीथिंग हैज़ टू टेक एन एक्शन और सबको एक ही क्लास में बैठे, भले ही उनका मेथड अलग हो, लेकिन एंड ऑफ द डे द पर्पस विल बी अचीव्ड। मतलब आखिर में भले ही आप अलग अलग तरीके से, कोई काउंसलिंग करा के करेगा, कोई टीचर के मेथड से करेगा, कोई टीचिंग मेथड चेंज कर देगा, कोई विजुअलाइजेशन से, कोई कलर से, कोई एवरी स्कूल विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या होगा, अचीव करेंगे कि हम उस बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज लेस ओपन टू इंक्लूसिव लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विथ LD। अब क्या कर सकते हैं इंडिया में, मैंने जैसे आपको बताया, सोच ही हमारी ऐसी है कि वो बच्चा आके हमारा बेटा तो हमारा बच्चा ऐसे हो जाएगा। क्या आपके बच्चे मारामारी नहीं करते? हम मारामारी नहीं करते, हम तो करते हैं मारामारी। कोई हमें बोल दे हम दो थप्पड़ मार के चले आएंगे। अगर ऐसे बच्चों ने मार दिया तो एक बड़ा बवाल क्रिएट होता है कि आपका बच्चा ऐसा है, उनका होम स्कूलिंग कर दो, उनका ये कर दो, ऐसे सब बोला जाता है। पर क्या आपको लगता है ये सही है? क्योंकि घर में भी तो हम भाई बहन से झगड़ते हैं, मारामारी करते हैं, तो क्या वो LD हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारे कंट्री में जी यहाँ पे लिखा ही है, दैट्स वेरी सैड, पर होना नहीं चाहिए, बदलेंगे हम। Unless handled efficiently, these disorders often transform to condition like anxiety and depression. इसलिए आजकल मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि बच्चे जब इस तरह के ये करते हैं और फिर उनको लोगों से अलग रखा जाता है, अलग जगह पे कमरे में बंद कर दो, बाहर खेलने मत दो, ये बच्चे हाइपर एक्टिव है, एंजाइटी इज़ वरी, गुस्सा आना, दुख होना, रोना, चिड़चिड़ करना, लोगों को मारामारी करना, धक्का मार देना, कोई इंस्टिगेट करेगा तो उनको मार के चलाना, वो डेलिबरेटली या पर्पसली नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि लोग उनको करते हैं ऐसा, इसी वजह से वो ऐसे काम करते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल बच्चों में, जो नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे सिर्फ ये सब चीज़ों से भागने के लिए बोलते हैं, पर कुछ बच्चे एक्चुअली डिप्रेशन में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उनको हमारे साथ मिक्स होने ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? देना चाहिए। आप उनसे बात करो, उनसे हमारे घर में भी होगा बहुत सारे ऐसे चीज़ें, आपके फ्रेंड्स में होगा, आपके नेबर्स में होगा, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में होगा। सो व्हेन यू टॉक टू दिस पीपल विल रिएक्ट सेम एज व्हाट वी रिएक्ट, बट हम बात नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि वो कंटेजियस बीमारी है, हमको भी हो जाएगा, पर ये बीमारी थोड़ी है, ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। Parents, teachers, educators and other stakeholders must insist on the need to uplift children with LD. हम पेरेंट्स, हम टीचर्स, हम एडुकेटर्स, हम स्टेक होल्डर्स, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों को अपलिफ्ट करें, उनके लिए कुछ अच्छा करें, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड हो, वो भी पढ़े, वो भी कुछ अच्छा बने। These children need to be handled carefully in their own space. इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हमको उनको स्पेस देना पड़ेगा, हमें उनको टाइम देना पड़ेगा, हमारा पेशेंस देना पड़ेगा जो हम में नहीं है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग ग्रेट, राइट? They need love, encouragement and moral support so that they can emerge with great self-confidence, self-worth and determination.
जो एलडी वाले बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला जो डिप्रेशन एंजाइटी में आता है, तो सबसे पहला उनको लव की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनको एनकरेजमेंट की नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे हम बोल देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू शुड एनकरेज देम कि ओके तुम कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, सब करते तुम भी कर पाओगे। मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दो प्यार से उनको बोल दो, वो काम वो खुद ही आज नहीं, कल नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, चौथी बार में कर लेंगे। आप पेशेंस खो दोगे तो वो कैसे करेगा, राइट? सो दैट दे कैन एमर्ज विथ ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कब चला जाता है? जो हमारा ही चला जाता है, जब हमें कोई आके बोल देंगे कि भाई आपसे तो नहीं हो रहा है ये, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चला जाएगा। अरे तुम नहीं पास हो जाओगे यार, तुमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तुम क्या पेपर लिखोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब सामने वाला अरे तुम कर लोगे यार, ईजी है, 2-4 वीडियोस देख लो, 2-4 ये कर लो, 2-4 राइटिंग कर लो, बराबर तुम्हें राइटिंग स्किल्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे नेचुरली। तो यू आर एनकरेजिंग समवन। सो एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ वर्थ, अपने आप से, अपने आप पे भरोसा नहीं है उनको, तो कैसे करोगे आप अपने आप पे भरोसा? जब सामने वाला आपको हेल्प ही नहीं करेगा आपका मोरल बूस्ट करने में, तो आप कैसे करोगे, राइट? देन डिटर्मिनेशन, तो जब कुछ रहता ही नहीं है तो वो डिटरमाइन कैसे करेगा, फोकस कैसे करेगा, कैसे बोलेगा नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। हम देखते हैं कि कैसे इस पैरा को हमने ये किया, इन्होंने हमें बताया यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। अब जैसे हमने ये पैराग्राफ किया है तो हमें पता चल गया कि इस पैराग्राफ में क्या आने वाला है। इस पैराग्राफ में एलडी के बारे में ही बोला गया है, तो हम कैसे लिखेंगे, राइट? यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। रीड द आर्टिकल ट्वाइस, तो हम ट्वाइस आप पढ़ लोगे क्योंकि मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कम बैक टू द चैनल, वापस से व्यू कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप बेल बटन को हिट करना ना भूलें। नेक्स्ट को है क्या है, आस्क क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग। अब आप सोचेंगे क्यों इन्होंने एलडी के बारे में इतना सब लिखा है, क्यों लिखा है? ताकि हमारा जो अप्रोच है एलडी के लिए वो चेंज हो, और एलडी ऐसे कोई रहा लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को, तो किस तरह हम उसको हैंडल करें अपने इर्द गिर्द, या हमारे नेबर्स हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या अपने खुद के सिबलिंग्स ऐसे हो, तो हम उसको कैसे हैंडल करें। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है आपका, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। व्हाट इज द मेन आइडिया? मैंने आपको बताया लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, डायग्नोसिस के बारे में बात चल रही है, और बात चल रही है कि कैसे हम उनको सपोर्ट कर सके। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। अब एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि फाइनल लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही ये आप फाइनल ड्राफ्ट में आ सकते हो। आपका तो अनसीन पैसेज है तो आपको पता ही नहीं है, तो आप रीड करोगे, उसको रीड करोगे, समझोगे, और जहाँ आपको लगता है कि ये बार बार रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ, तो उसको अंडरलाइन करोगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस पर आप देखोगे कि ये डायग्नोस करने के लिए बात कर रहे हैं, तो किस किस कैसी बीमारियाँ हैं, तो बीमारियों को अंडरलाइन किया आपने। फिर डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है और हमारा क्या योगदान है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, राइट? तो अभी इसका समरी देखिए, कैसे इसका समरी दिया गया है। देखिए जैसे मैंने बताया आपको, लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विद केयर, यानी पहले ही हमें बता दे दिया है कि हम इसकी और एक भी लिख सकते हैं, लर्निंग इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग लर्निंग डिसेबिलिटी, किड्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। ये भी जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, रेपिटेटिव है, उसका एक बड़ा आपको उसको बोल्ड लेटर्स में आपको लिखना है, उसका हेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग पहले देना, उसके बाद पैराग्राफ लिखें। आपने देखा पैराग्राफ जो आपका बहुत बड़ा था उसने समरी कितने छोटे में लिख दिया। लेट्स सी उसका समरी क्या है। Learning disability is an umbrella term for many problems like reading, writing, listening, speaking, reasoning, maths and other physical motor difficulties। यहाँ पे उन्होंने बीमारी के नाम नहीं लिखे हैं, उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये चीज़ों के लिए ये सारे चीज़ें हो रही है, राइट?
दिस प्रॉब्लम्स नीड टू बी आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेटेड। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, उसने लिखा कि इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अ चाइल्ड कैन बी डायग्नोस्ड विथ मोर देन वन लर्निंग डिसेबिलिटी, लाइक अब यहाँ पे दिया है उन्होंने ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। देन सच डिसऑर्डर्स कैन बी डेल्ट विद यूजिंग वेरियस मेथड्स इन अ रेगुलर क्लासरूम। मतलब रेगुलर क्लासरूम मतलब क्लासरूम विद नॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो एंड क्लासरूम विद द एल्डरी चिल्ड्रन ऑल्सो। द नॉर्मल चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे द चिल्ड्रन हु आर नॉट एलडीज, ओके। वन ऑफ द वेज इज इंक्लूजन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन में वेरी हैज इट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या होता है इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, यानी जो हम विदाउट जो एलडी बच्चे नहीं हैं उसी क्लास में एलडी बच्चों को डाला जा सकता है, डाल के देखना चाहिए कि कैसे वो डेवलप करते हैं अपने मोटर स्किल्स को या अपने आप को। जो स्लो लर्नर्स है वो कैसे लर्न नॉर्मल बच्चों के जैसे जो एलडी नहीं है उसके साथ जैसे लर्न करना शुरू करते हैं। हर स्कूल में अलग अलग ये होगा, वेरीज मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे अलग, क्योंकि हर चीज़ में हर स्कूल में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, अलग अलग तरीके से उनका मोटर स्किल्स टेस्ट किया जाएगा। दो द आइडिया ऑफ इंक्लूजन इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे कंट्री में ये पॉपुलर नहीं है। देखिए मेंशन कर लिया, वो मेन पॉइंट था। इट कैन प्रूव यूजफुल टू हैंडल सच चिल्ड्रन, लेकिन अगर किया जाए तो ये प्रूव कर सकते हैं कि कितना अच्छा रहेगा इन बच्चों के लिए। अलॉन्ग विथ the methods of techniques, the children also need encouragement and moral support to progress self confidence and determination। उन्होंने पूरा पैराग्राफ में से सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 इम्पॉर्टेंट लाइन लिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। आपका इतना ही पैराग्राफ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन्स लिखना है आपको, और वो भी स्टार्ट टू एंड तक। देयर शुड बी नो पैराग्राफ, तब जाके आपको, अब आपने ऐसे लिख दिया तो आपको पूरा 3 मिल जाएगा। देयर इज़ नो स्पेलिंग मिस्टेक, देयर इज़ नो लाइन का प्रॉब्लम, नो पंक्चुएशन मिस्टेक, नथिंग, सो यू विल गेट 3 मार्क्स। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ बना दिया या बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया या फिर अपने यू पॉइंट्स और डाल दिया या वर्ड्स बाहर से पुट कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया, वर्ड्स बाहर से पुट करना मतलब अपने ओपिनियंस डालना, नॉट अदर, दीज आर वर्ड्स फ्रॉम देयर ओनली बट डिफरेंटली प्रेजेंटेड, तो फिर मार्क्स चला जाएगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है हमें अपना दिमाग लगा के उसको शॉर्ट एंड स्वीट करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग और आपका आइस ब्रेकर को हम बाद में इसको करेंगे, अलग सा वीडियो बन जाएगा उसके लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ये दे देती हूँ समरी, ये देखिए। अ समरी बाय डेफिनेशन इज अ शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीस such as newspaper article, lecture, okay, passage, chapter और books। तो आप न्यूज़पेपर आर्टिकल से भी ले सकते हो, आप अभी मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें से ले सकते हो। आपको कॉलेज के लेक्चर में तो हम पूरा तो नहीं लिखते ना, खाली पॉइंट से लिखते, वो भी आपका समरी ही हो गया। देन पैसेज में से ले लो आप, चैप्टर और बुक में से ले लो। प्रेजेंटेड इन द रीडर्स ओन वर्ड्स, तो अपने वर्ड्स में लिखते हैं हम, राइट। दैट कवर्स द मेन पॉइंट्स ओनली विदाउट प्रोवाइडिंग मच डिटेल। मच डिटेल नहीं देना है आपको, थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट्स है वो हमने समरी में देखा कैसे दिया हुआ है वैसे। व्हेन राइटिंग अ समरी one must be careful not to include one's own interpretation। अपने भाव सब नहीं डालना है, no views of your own, nothing। explanation of the concept, अब concept का explanation आप कैसे करोगे। an important trait लक्षण, okay, of effective writing or speaking is brevity। संक्षेप में, मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हेवायर है पर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ नोटबुक लीजिए और लिखिए, चैनल को वापस से आके व्यू करिए और देखिए और लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इट इम्प्लाइज एलिमेंटनी, मतलब जो नहीं चाहिए उस अननेसेसरी चीज़ों को निकाल देना। इन कम्युनिकेटिंग एन आइडिया, कोई आइडिया को डालने के लिए अननेसेसरी चीज़ें निकाल देना। यहाँ पे भी मैंने अनावश्यक शब्द, तात्पर्य, ऐसे आपको जो जिनको इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स नहीं पता चलता उसको हिंदी में मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लेना। इट एम्स टू इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग रिडेंसी, मतलब जो फालतू में लिखा हुआ, जो अननेसेसरी है, वो सारी चीज़ों को निकाल के जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम समरी लिखते हैं। वाइल प्रिजर्विंग क्रूशियल डिटेल्स, क्रूशियल डिटेल्स को हम प्रिजर्व करके बाकी का जो नहीं चाहिए निकाल देते हैं।
Summary writing is an application of the principles of brevity, brief, and is described as one of the basic principle of writing. Summarizing involves the presentation of the main ideas of your own words, right? तो अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन अपने व्यू पॉइंट्स नहीं डालने आपको, ठीक है? अ समरी डज नॉट कंटेन डिटेल्स कंटेन नहीं होता है और रीडर्स का इंटरप्रिटेशन भी नहीं होता है. लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इफेक्टिवली इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग वन स्किल. वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर लर्न करना, आपको अच्छा बोलना है तो अच्छा लिखना भी है. तो अच्छा बोलोगे लिखोगे कब? जब आपको समराइज करने आएगा कोई चीज़ को. सारे जैसे बड़बड़ कर दोगे तो नहीं चलेगा, राइट? जो है इंटैक्ट आप बोलोगे तो क्या मतलब हो गया? आपको बोलना वही है जो इम्पॉर्टेंट है, डिटेल्ड नहीं, बस जो इम्पॉर्टेंट है उसको बोलना है. तो इसको क्या हेल्प करता है आपको? एसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग वंस ओन लैंग्वेज स्किल. आपका लैंग्वेज स्किल कब डेवलप होता है? जब आप समराइजेशन करना शुरू करते हो. वाइल राइटिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कंसाइज एंड प्रिसाइज, मतलब स्पष्ट रूप से. The ability to express the main points of a written record is a concise manner is an essential skill required for summary writing and can be acquired through practice. आपने कंटेंट राइटर के बारे में सुना होगा. कंटेंट राइटर्स वो होते हैं जो बड़े बड़ी चीज़ों को छोटे करके आराम से आपको बता देते कि ये ऐसा है. आपने स्लोगन्स देखे होंगे, जब आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तभी आपने स्लोगन्स देखे. एक छोटी सी लाइन में 30 सेकेंड 15 सेकेंड की जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसी में पूरा बोल देते. वो भी एक टाइप ऑफ समरी हो गया ना, बड़े चीज़ को बताना छोटे में. द पर्पज ऑफ समरी इज टू प्रोवाइड द रीडर विद अ क्लियर अनबाइस्ड मतलब कोई भेदभाव नहीं, पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल पीस. मतलब जो भी ओरिजिनल पीस में जो पिक्चर है उसके बारे में ये बता देता है. उसको ये नहीं करता, भेदभाव नहीं करता. जो चीज़ उसमें है, मेन सेंट्रल आइडिया थीम, उसी को समरी में डाला जाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ए समरी रीस्टेज का मतलब होता है फिर से बयान करना, कोई चीज़ को वापस से बोलना. ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स और डिटेल्स सच. ठीक है. अब ये सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो मैंने वापस से आपको यहाँ पर दे दिया है. अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मुझे ये वर्ड्स नहीं पता है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप, मैं हमेशा बोलती हूँ, लिख लीजिए. ठीक है. तो एक बार मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ. अब अपैरेंट मतलब क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, ऑब्वियस यानी स्पष्ट रूप से. कंडक्टिव मतलब प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन फॉर समथिंग यानी अनुकूल. एलिमेंट्री का मतलब होता है मूलभूत यानी सरल. गेस्ट का मतलब होता है सार. हिंडर्स का मतलब होता है किसी के काम से बाधा डालना, मतलब किसी के काम पे आप बाधा डाल रहे हो. रिकैपिटुलेट मतलब सारांश देना, कोई चीज़ की बड़े चीज़ को छोटे में बोलना. सिनॉप्सिस का मतलब होता है रूपरेखा. और अनइम्पेडेड बोलता है बेरोक, कोई रोक टोक नहीं. और विट का मतलब होता है तीव्र बुद्धि, जो बुद्धि बहुत तीव्र होती है. इसी के साथ ही आपका 3.1 समरी का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. होप आपको 3 on 3 मिले, क्योंकि आप अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपको 3 on 3 मिल जाएगा. मैं आपकी टीचर फिर आऊँगी आपके सामने एक नया एपिसोड, आपका नया वीडियो लेके, जिसमें आपका नया चैप्टर रहेगा. अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है आप तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस आते रहे. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर.